नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। आप में से कई लोग इस सवाल को सुनकर जवाब देंगे ऑब्वियसली नहीं। हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को चाहें उसको वोट दे सकते हैं। जिस पॉलिटिशियन को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो पावर में आता है, तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी तो है हमारे देश में। लेकिन यह सवाल इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। जो मैं आपको आगे इस वीडियो में आज दिखाने वाला हूँ वो काफ़ी शॉकिंग होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इस सवाल का वाकई में सही जवाब क्या है। हालांकि अगर आप इस टाइप के लोगों में से हो जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना भगवान मानते हो या वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो हमारे लिए एक अवतार है, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। या फिर आप इस टाइप के लोगों में से हो जिन्हें लगता है कि मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। आप अपना दिल ऑलरेडी मोदी जी को दे चुके हो, तो हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके पर दिल दे बैठे हैं। तो ऐसे केस आपके लिए मुश्किल हो सकता है अपनी आंखें खोलकर सच हजम करना। लेकिन बाकी सब लोगों के लिए अगर आप सही मायने में देश की परवाह करते हो तो आज का यह वीडियो बहुत बहुत जरूरी है। बात यहाँ किसी एक इंसिडेंट की नहीं है, ढेर सारे ऐसे इंसिडेंट की है जो एक के बाद एक होए जा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से। वो सारे इंसिडेंट जो सिर्फ एक चीज की ओर इशारा करते हैं कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। मीडिया से ओपोजिशन की आवाज को पूरी तरीके से खत्म कर देना, एमएलए की हॉर्स ट्रेडिंग, इलेक्ट्रिक सरकार की पावर छीन लेना, नए कानून बनाकर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को वेपनाइजेशन, ईडी सीबीआई का प्रेशर बनाकर अपोजिशन पॉलिटिशियन को जेल भेज देना, स्टेट गवर्नमेंट की वर्किंग में इंटरफेयर करना, गवर्नर का इस्तेमाल करके स्टेट गवर्नमेंट से फंड को ही विद होल्ड कर देना, जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लेना। अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उनका टीयर गैस और रबर बुलेट से स्वागत करना, इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल करना अपनी सारी फंडिंग छुपाने के लिए, और अगर कोई ऑपोजिशन का कैंडिडेट जीत भी जाए तो सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड करके खुद को जिता लेना। मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहूँगा, बड़ी मर्यादा रखिए। डेमोक्रेसी के ऊपर डिस्कशन करने से पहले दोस्तों हमें यह जानना जरूरी है कि डेमोक्रेसी एक्चुअली में होती क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस कॉन्सेप्ट पर बहुत भारी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर देश में रेगुलरली इलेक्शन हो रही है और आप वोट डालने जा सकते हो तो इसका मतलब देश एक डेमोक्रेटिक देश है। लेकिन पता है क्या, इलेक्शन तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है, मजाक नहीं कर रहा। रेगुलर इलेक्शन होती है नॉर्थ कोरिया में, 100% वोटर की टर्न आउट भी देखने को मिलता है उन इलेक्शन से। लेकिन बस फर्क यह है कि अगर आप सरकार के द्वारा चुने गए ऑफिशियल कैंडिडेट के लिए वोट नहीं डालोगे तो आपको एंटी नेशनल कंसीडर किया जा सकता है, आपकी जॉब छीन ली जा सकती है, आपकी घर छीन लिया जा सकता है। और बात अगर यहाँ सिर्फ डेमोक्रेसी शब्द की है तो नॉर्थ कोरिया देश का जो ऑफिशियल नाम है डेमोक्रेसी शब्द तो उसमें भी आता है। नॉर्थ कोरिया को DPRK करके पुकारा जाता है उनकी सरकार के द्वारा, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। लेकिन सच्चाई क्या है तो ये देश डिक्टेटरशिप है। सिमिलरली रसिया को भी एक डिक्टेटरशिप कंसीडर किया जाता है। लेकिन इलेक्शन तो वहाँ भी होती है, बस फर्क ये है कि जो भी कैंडिडेट पुतिन के खिलाफ खड़ा होता है किसी न किसी कारण से उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, कभी उसे अचानक से मार दिया जाता है। तो इससे एक बात साफ हो जानी चाहिए कि सिर्फ इलेक्शन होने का मतलब यह नहीं कि देश डेमोक्रेसी बन गया। इलेक्शन फ्री और फेयर होना चाहिए। फ्री मतलब जनता को आज़ादी है, जिसके लिए वो वोट डालना चाहे उसके लिए डाल सकते हैं। और फेयर का मतलब अलग अलग कैंडिडेट का, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के जीतने का एक फेयर चांस है। ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी के पास कुछ ज्यादा ही एडवांटेज हो। हाल ही में चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर इलेक्शन हुई। इन इलेक्शन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक अलायंस बनाई थी, जिनके कुल मिलाकर टोटल में 20 वोट बनते थे आउट ऑफ 35। पार्टी के वोट को देखकर यह बात क्लियर थी कि ये अलायंस ही जीतेगी। लेकिन जब इलेक्शन एक्चुअली में हुई तो वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्या किया, यह बात कोई सीक्रेट नहीं है। आप
इसकी सीसीटीवी फुटेज देख सकते हो। क्या किया इन्होंने, 8 कांग्रेस और आपके वोट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया और यह सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड हुआ। यहाँ पर इसे सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर किया गया। इनफैक्ट ये खुद कैमरा के तरफ देखते हुए पकड़े गए हो। इनकी शक्ल देखो, मतलब जैसे कैमरा की ओर देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि चोरी करते हुए पकड़े गए हो। और इलेक्शन का रिजल्ट क्या बताया गया कि बीजेपी इन इलेक्शन को जीत गई। इतना बड़ा खुलेआम इलेक्शन फ्रॉड इससे पहले ही देश में शायद ही कभी हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद कहा कि यह सीधा सीधा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक ऐतिहासिक फैसला देकर इस इलेक्शन को बचा लिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा ना होता, बैलेट पेपर ना होते, तो क्या यह चोरी पकड़ी जाती। ये सिर्फ एक उदाहरण है दोस्तों। इससे पहले इस खबर को देखो, 2021 की खबर। असम में एक बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी में एक ईवीएम मशीन पाई गई। इसके बाद इलेक्शन कमीशन को डिफॉल्ट ऑर्डर करना पड़ा इस जगह का। लेकिन इतनी पहले की बात करने की जरूरत ही क्या है। इसी महीने की खबर को देख लो। फरवरी 2024 में 3 अनजान लोगों ने पुणे में शाश्वत तहसील के ऑफिस से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट चुरा ली। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? क्या हमारी इलेक्शन यहाँ फ्री और फेयर तरीके से हो रही है? इलेक्शन कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन देश भर में कंडक्ट करवाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन को ही एक्यूज किया जाता है कि वह पार्सल है और बाय स्कूप बहुत पुराना है। सबसे पहले बीजेपी पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी ने यह याद दिलाया था। सही सुना आपने, मई 2014 की इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमीशन पर यह आरोप लगाया था। हालांकि वह इसके बाद हुई इलेक्शन को जीत गए थे। लेकिन पिछले 10 सालों में इलेक्शन कमीशन पर इतने आरोप लगाए गए हैं कि प्रशांत किशोर ने खुद ही कह दिया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एक्सटेंशन है। उनका कहना है कि उन्होंने इतना पार्शल और वाइस इलेक्शन कमीशन आज तक नहीं देखा। इस कमीशन ने हमेशा रूल को बेंड करने की कोशिश करी है। इस तरीके से शेड्यूल बनाने की कोशिश की है इलेक्शन का कि फायदा हमेशा बीजेपी को पहुंचे। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी क्लियर डायरेक्शन दे रखी है कि इंडियन आर्मी का नाम कभी भी नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है पॉलिटिकल कैंपेन्स में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 की इलेक्शन से पहले बड़ी बेशर्मी से वोट मांगे मार्टियर के नाम पर, एयर स्ट्राइक के नाम पर। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ तो इस हद तक पहुंच गए कि उन्होंने इंडियन आर्मी को मोदी जी की सेना बुला दिया। मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। इस चीज को लेकर जब इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन दर्ज की गई, 21 दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया और 21 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी क्लीन चिट दे दी। रूल्स क्लियर लिखे हैं, उन्हें वायलेंट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी क्लीन चिट। ये इकलौती क्लीन चिट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को कम से कम 4 अलग अलग केसेस में ऐसी क्लीन चिट मिली है। अमित शाह ने राहुल गांधी की कंस्टिट्यूएंसी को पाकिस्तान से कंपेयर किया था। यह भी करना रूल के खिलाफ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसमें भी क्लीन चिट दे दी। कुल मिलाकर 7 ऐसे केस हैं जिसमें मोदी और शाह को क्लीन चिट मिली है। एनडीटीवी ने उस वक्त यह रिपोर्ट किया था कि 3 इलेक्शन कमिश्नर में से 1 इलेक्शन कमिश्नर ने डिसेंट राय अपनाई। इन 7 में से 5 केस में यानी 1 इलेक्शन कमिश्नर ऐसे थे जिनका मानना था कि यहाँ क्लीन चिट नहीं मिलनी चाहिए। बाद में पता चला कि इन इलेक्शन कमिश्नर का नाम था अशोक लवासा। पता है उनके साथ आगे जाकर क्या हुआ? इनकी पत्नी, बेटे, बेटी, बहन सभी को सरकारी एजेंसी के नोटिस आ गए। सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अशोक लवासा को धीरे से इलेक्शन कमीशन से बाहर कर दिया। जरा सोचिए, यह एक इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात हो रही है। यह एक डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप? डेमोक्रेसी के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपने स्कूल में पढ़ा होगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट एक आदेश दिया था कि इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और बाकी इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी अपॉइंटमेंट
3 मेंबर कमेटी के द्वारा करी जाएगी, जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, दूसरे अपोजिशन के लीडर होंगे और तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद होंगे। यह इंश्योर किया जा सके जो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट होंगे एक तरह बायस नहीं होगा। लेकिन कुछ ही महीने पहले सरकार एक नया लॉ लेकर आई, जिसमें सरकार ने कहा इस कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाओ, हम अपना ही एक मिनिस्टर और रखेंगे इस कमेटी में। तो 3 मेंबर की कमेटी में अब 2 लोग सरकार के खुद ही हो गए जो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट करेंगे। अगर बीजेपी के नियत साफ है तो ऐसा कानून क्यों बनाया गया? क्यों इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को भी कंट्रोल करना चाहती है? इस चीज के बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कोई एक्शन नहीं लिया, यह कहते हुए कि सेपरेशन ऑफ पावर है। अगर सरकार एक कानून बना रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसे इस तरीके से स्ट्राइक डाउन नहीं करना चाहता। आज के दिन इलेक्शन कमिश्नर इस चीज पर भी एक लिमिट लगाई हुई है कि एक एमएलए इलेक्शन में और एक एमपी इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया जा सकता है। एमपी इलेक्शन में लिमिट 95 लाख पर बीजेपी ने 437 सीट पर चुनाव लड़ा था, तो पार्टी की जो टोटल स्पेंडिंग है वह 415 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कितना पैसा इन्होंने खर्च किया? इलेक्शन कमिश्नर की वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि यह 1264 करोड़ रुपया कैसे अलाउ किया इलेक्शन कमिश्नर ने। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने तो यह भी एस्टिमेट किया था कि बीजेपी ने अगला इलेक्शन में 27,000 करोड़ खर्च किए थे, जो कि 45% टोटल एक्सपेंडिचर था। आज के दिन का भी अगर आप डेटा देखोगे, इन 16,000 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड बेची गई है। इन 16,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ से ज्यादा बीजेपी के पास गए, 1500 करोड़ कांग्रेस के पास और 800 करोड़ टीएमसी के पास। यह सारे अमाउंट इलेक्शन की स्पेंडिंग लिमिट से ज्यादा है। बीजेपी लीडर उमा भारती ने एक बार कहा था कि इलेक्शन एक चॉइस है वेद और वर्ष के बीच में, जो कि बात सही है। लेकिन सोचकर देखो, अगर कोई समाज सेवी जिसने अपनी जिंदगी निकाल दी लोगों की सेवा में, वो इलेक्शन लड़ने के लिए 90 लाख कहां से ला पाएगा? अपनी हवा अपनी लहर कैसे चला पाएगा? स्पेशली जब दूसरी तरफ पार्टी के पास हजारों करोड़ रुपया हो। प्रॉब्लम यहाँ सिर्फ इलेक्शन की नहीं है। अगर किसी अपोजिशन पार्टी की सरकार बन भी जाती है तो भी उस सरकार को गिरा दिया जाता है। यहाँ पर अनगिनत बार एलिगेशन लगे हैं हॉर्स ट्रेडिंग के बीजेपी पर। बार बार यह कहा गया कि लोगों के द्वारा कि बीजेपी एमएलए को एक रिजॉर्ट में लेकर जाती है और उन एमएलए को मुंह बंद करा दिया जाता है पैसे ठूस कर। क्या यह हॉर्स ट्रेडिंग की एलिगेशन सच्चे हैं? मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो उस रिजॉर्ट के अंदर झांकता नहीं हूँ। लेकिन आप खुद ही सोच कर देख लो, रिजॉर्ट के अंदर वो सारे एमएलए बैठकर लूडो तो खेलेंगे नहीं। ऐसी चीजों में इन्वेस्टिगेशन करने का काम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का है। लेकिन सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के इशारों पर नाचे तो इन आरोपों को कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? सरकार को अनकाउंटेबल ठहराने का काम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही नहीं है। एक असली डेमोक्रेसी में यह काम ऑपोजिशन का भी है, मीडिया का भी है और सिविल सोसाइटी का भी है और जनता का भी है। इसी रीजन से आरटीआई जैसे मैकेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिससे कि हमें डेटा मिल पाए सरकार के बारे में। सेम रीजन की वजह से मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। वह सरकार को अकाउंटेबल ठहराए। लेकिन आज के दिन की हालत क्या है? टिल डेट प्रधानमंत्री जीरो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जहां पर अनस्क्रिप्टेड सवाल उनसे पूछे गए हो। अनकाउंटेबिलिटी बिल्कुल जीरो है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो छोड़ो, एक अनस्क्रिप्टेड सवाल तक सुनने की हिम्मत नहीं है उनमें। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कम से कम 117 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी या प्रेस को एड्रेस किया था। हमारे देश में जब आखिरी बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, उस दिन को 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उस आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 62 अनस्क्रिप्टेड क्वेश्चन पूछे गए थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से और 100 से ज्यादा जर्नलिस्ट मौजूद थे। एक सच्ची डेमोक्रेसी में यही अकाउंटेबिलिटी रीजन है, जिसकी वजह से पब्लिक का भी प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया जाता है। हमारे देश के द्वारा चुने गए मैनेजर्स आरटीआई के सामने अकाउंटेबिलिटी में इंटरेस्टेड नहीं हैं। मीडिया के सामने अकाउंटेबिलिटी नहीं दे सकते तो जनता के सामने तो उन्हें अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। इसका एक पॉजिटिव एग्जांपल यूपी में देखने को मिला, जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब अजीबोगरीब अनडेमोक्रेटिक रूल बनाया। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर के लिए गाइडलाइन है कि वह लड़कियों के लिए क्लासेस रात के 8 बजे के बाद न कंडक्ट कराए। अगर वह करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सरकार ने अपनी तरफ
तरफ से क्या जस्टिफिकेशन दिया, यह लड़कियों की सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। लेकिन क्या इस बात में कोई सेंस है? लड़कियों को जिनसे खतरा है उनको कंट्रोल करने की बजाय लड़कियों को पिंजरा में डाला जा रहा है। बहुत सी सोशल एक्टिविस्ट जैसे कि माला भंडारी ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, इन रूल्स के खिलाफ, और प्रोटेस्ट के बाद यूपी गवर्नमेंट ने इस बैन को वापस भी ले लिया। यह छोटा सा इंसिडेंट दिखाता है कि जनता की क्या ताकत है एक डेमोक्रेसी में। लेकिन अगर लोगों से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लिया जाए तो हाल ही में जब किसान दोबारा से उतरे सड़क पर प्रोटेस्ट करने के लिए तो सरकार ने नोकीली कीलों के साथ उनका स्वागत किया। कुछ जगहों पर सड़कों की खुदाई कर दी गई, सड़कों को कम्प्लीटली ब्लॉक करने के लिए। फिर किसानों के ऊपर रबर बुलेट चलाई गई, उनके ऊपर टीयर गैस फेंकी गई, वह भी ड्रोन का इस्तेमाल करके, मानो ये कोई वार जोन है। जो फुटेज थी बॉर्डर की क्रॉसिंग की, ऐसा लग रहा था कि देश की यह बॉर्डर हो चाइना के साथ। वहाँ भी इस तरीके से इंतजाम नहीं किए होते हैं। अब खबरों में रिपोर्ट किया जा रहा है कि कम से कम 3 किसान अंधे हो गए पुलिस के द्वारा चली गई इन रबर बुलेट की वजह से। पॉइंट यहाँ पर यह है कि एक पीसफुली प्रोटेस्ट करने वाले आम इंसान को सरकार इस तरीके से ट्रीट कर रही है, क्या यह सही है? इससे पहले रेसलर प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ भी वही बर्ताव देखा गया पुलिस का। पिछले फार्मर प्रोटेस्ट में भी यही देखा गया, कितने ही किसान की जान गई उस प्रोटेस्ट के दौरान। 2021 के इस आर्टिकल के अनुसार कम से कम 600 किसान मारे गए थे उन पिछले फार्मर प्रोटेस्ट में। और ये तो वो प्रोटेस्ट हैं जिनकी बातें आपको खबरों में थोड़ी सुनने को मिल जाती है, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा बड़े हो गए यह प्रोटेस्ट। इसके अलावा ज्यादातर देखने को मिले हैं पिछले सालों में, उनकी तो कभी खबरों में बात तक नहीं करी गई है। क्या आप जानते थे 240 दिन से ज्यादा लंबी चल रही कश्मीरी पंडित के प्रोटेस्ट के बारे में, या सरकारी अप्लाइंट जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या 400 दिन लंबा चल रहा प्रोटेस्ट हिंसार में, दूरदर्शन केंद्र के क्लोजिंग के खिलाफ, या पिछले साल हुआ डॉक्टर का प्रोटेस्ट, या अनएम्प्लॉयड यूथ का प्रोटेस्ट। यह मत समझना कि यहाँ पर आपका कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि आप इन प्रोटेस्ट में भाग नहीं ले रहे। क्योंकि कल को अगर आपके साथ कुछ भी अन्याय होता है, सरकार कोई भी ऐसा फैसला ले लेती है जो आपके खिलाफ जाता है, पर आप अपनी आवाज उठाने के लिए प्रोटेस्ट करने निकलते हैं, तो क्या लगता है आपको ऐसे ट्रीट नहीं किया जाएगा जैसे इन किसानों को आज ट्रीट किया जा रहा है? आप कोई स्पेशल हो क्या? अगर सरकार सभी प्रोटेस्ट को इसी तरीके से ट्रीट कर रही है तो आपको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी। अब यह सवाल जो मैंने आपसे वीडियो के शुरू में पूछा था, मैं दोबारा पूछना चाहूंगा, क्या डेमोक्रेसी आज के दिन देश में अभी भी जिंदा है क्या? आपका जवाब इसको लेकर कुछ भी हो, लेकिन एक चीज तो पक्की है, अगर हालत इसी तरीके से बिगड़ती रही तो ज्यादा समय नहीं लगेगा नॉर्थ कोरिया और रशिया के लेवल तक गिरने में, जहां डेमोक्रेसी नाम में तो जरूर होगी, इलेक्शन भी कराई जाएंगी, लेकिन असल मायने में डेमोक्रेसी का अंतिम संस्कार हो चुका होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।